MySQL एडिटर को ओपन करते हैं। पासवर्ड इसका रूट। अब मान लीजिए मुझे उसी टेबल पर आगे मुझे आज काम करना है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो टेबल हमने जो बनाई थी वो किस डेटाबेस के अंदर बनाई थी। तो पहले क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस। तो शो नाम से एक हमारी कमांड होती है। शो कमांड के आगे हम जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका शो हो जाएगा। तो लिखा मैंने शो डेटाबेसेस। तो इसने मुझे बताया कि अभी आपके इस कंप्यूटर में रूट यूजर के अंदर ये 3 4 5 6 डेटाबेसेस बने हुए हैं। इन 6 में दो तो हमने अपने हाथों से बनाए थे, 1132.1 और 11.2.1। ये 4 इंटरनल पहले से बने होंगे या किसी और ने बनाए होंगे, बट हमने तो ये 2 बनाए थे, हमें याद आ गया। इन दोनों में से भी हम 1132.1 डेटाबेस के अंदर काम कर रहे थे। तो अब हम इस डेटाबेस के अंदर जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने यूज 1132.1, ठीक है, एंटर कर दिया। अब हम इस डेटाबेस के अंदर अपने आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने कितनी टेबल्स बनाई हैं, मान लीजिए हम वो देखना चाहते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हम लोग अब तक बना चुके हैं। यहाँ लिखेंगे शो टेबल। तो इस बार शो कमांड जो भी डेटाबेस आपने यूज कर लिया है उस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं उनके नाम आपको दिखा देगा। तो एक ही टेबल बनाई थी हमने लास्ट क्लास में, टेबल हमारी ईएमपी है। अब हम ये भूल गए कि ईएमपी टेबल में हमने कितने कॉलम्स बनाए थे, कॉलम का नाम क्या रखा था, किस कॉलम का डेटा टाइप हमने क्या दिया था, किसी कॉलम पर कोई कांस्टेंट लगाया था या नहीं लगाया था, मान लीजिए हमें याद नहीं आ रहा है। तो हम इस टेबल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। टेबल को डिस्क्राइब करने का मतलब है टेबल का स्कीमा देखना चाहते हैं, है ना। तो एक शब्द बोला मैंने, स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है किसी भी टेबल की डेफिनेशन क्या है। दैट मीन्स आप कॉलम के नाम, कॉलम के टाइप और उसके कॉन्स्टेंट को जानने में इंटरेस्टेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल का स्कीमा। ठीक है। तो अब किसी भी टेबल की डेफिनेशन डिस्क्राइब करने के लिए, उसके स्कीमा को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब नाम से कमांड होती है, DESC। तो डिस्क्राइब कमांड के आगे हम उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल का स्कीमा हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो टेबल का नाम क्या था हमारा, EMP। तो ये हमें पता चल गया कि भाई आपके जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स मतलब कॉलम, है ना, जिसको हम अपनी भाषा में कॉलम कहते हैं, उसी को MySQL में फील्ड कहा जाता है। ठीक है। तो पहला फील्ड है आपका एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। इस पर मिसिंग वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है हमारा, प्राइमरी की लगा हुआ है। एम्प्लॉय आईडी फ्लोट टाइप का है, मिसिंग वैल्यू अलाउड है, और अगर वैल्यू आप मिस कर देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी जाएगी वहां पर, नल। हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय नेम हो गया हमारा ये। तो हमने इस तरह से अभी क्या कर रखे थे, ये अपने टेबल बना रखी थी एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टेबल को हम लोग डिस्क्राइब करना चाहें तो DESC कमांड का यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे टेबल का स्कीमा हमें पता चल जाता है। अब मान लीजिए मैं टेबल के स्कीमा में कोई भी चेंज करना चाहता हूँ। तो टेबल के स्कीमा में चेंज करने का मतलब है नया कॉलम ऐड करना, कॉलम को हटाना, कॉलम का नाम बदलना, टेबल का नाम बदलना, किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना, किसी कॉलम के डेटा टाइप का साइज बदलना, किसी कॉलम पर कांस्टेंट लगाना, कांस्टेंट हटाना। ये सब किसके अंदर आता है, हमारा स्कीमा को चेंज करने के अंदर आता है। तो किसी भी टेबल का स्कीमा बदलने के लिए आपको एक ही कमांड यूज करनी होती है, जिसका नाम क्या होता है हमारा, अल्टर। तो अल्टर कमांड का यूज करके आप टेबल के स्कीमा में बदलाव कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सर टेबल का नाम बदल के दिखा दो। टेबल का नाम EMP है, अब मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं, तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम EMP। उसके बाद लिखेंगे रीनेम स्पेस टू, नया नाम। नाम नया क्या देना चाहते हो, मान लीजिए मैंने ई दे दिया सिंपल समझाने के लिए। तो अब ये जो टेबल है, ये कमांड क्या करेगी, EMP टेबल को रीनेम कर देगी, और नया नाम क्या हो जाएगा हमारा, ई, जो भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेरी ओके। अब अगर मैं डिस्क्राइब करूं स्कीमा EMP का, तो इस बार एरर आनी चाहिए।
क्योंकि ईएमपी नाम की टेबल तो है ही नहीं आपके पास। टेबल का नाम क्या हो गया, ई हो गया है। एरर आएगी, देखो क्या रहा है, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सी 1132 डेटाबेस में ईएमपी नाम की टेबल है ही नहीं, क्योंकि अब उसका नाम आपने क्या कर दिया, ई कर दिया। सर ये अच्छा नहीं लग रहा, वापस से ईएमपी कर दो। तो ये तो सीखने के लिए मैंने आपको करा दिया, वापस अल्टर कमांड चला दो, अल्टर टेबल ई रीनेम टू ईएमपी। तो इस तरह से टेबल बन जाने के बाद टेबल का नाम बदला जा सकता है। अब सर अगर मुझे किसी कॉलम का नाम बदलना हो तो कॉलम का नाम ईएमपी आईडी, ईएमपी सैलरी, ईएमपी नेम है, मान लीजिए मुझे इनको बदलना है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर अल्टर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉलम, कौन सा कॉलम इसका रीनेम करना चाहता हूँ, है ना, उस कॉलम का, उस कॉलम को हम बेसिकली मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई ईएमपी नेम रीनेम टू, क्या नाम कर दो इसका, ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल के किसी कॉलम के नेम को रीनेम करके देख सकते हैं। पर अल्टर टेबल ईएमपी मॉडिफाई, जब आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर रीनेम नहीं लगाना है, अपना सिंटैक्स एक बार दोबारा देखते हैं, अल्टर टेबल ईएमपी और यहाँ पर आएगा रीनेम कॉलम, क्या नाम था कॉलम का हमारा, एम्प्लॉय आईडी टू एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। एक बार इसके साथ ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अल्टर टेबल ईएमपी, उसके बाद रीनेम, रीनेम कॉलम, कौन सा कॉलम, एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम, इसका नया नाम जो आपने देना था। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ ईएमपी, तो यहाँ पर इसका नाम ये है। तो इस तरह से ये कमांड हो गई आपका टेबल का नाम बदलने की, ये कमांड हो गई टेबल के कॉलम का नाम बदलने की। देखो यहाँ तक तो सेम है, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, रीनेम, यहाँ तक सेम है। अब उसके आगे क्या लगाना है, कॉलम, कॉलम कीवर्ड लगाना है, और फिर कॉलम का नाम टू नए कॉलम का, ठीक है। अब हम चाहते हैं किसी कॉलम का जो टाइप है ये थोड़ा कम रह गया, 10 से 20 करना है मुझे इसे। तो किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का आपको टाइप बदलना है, या उसके टाइप का साइज बदलना है, या उसमें कोई कॉन्स्टेंट ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल ईएमपी। इस बार मॉडिफाई का यूज करेंगे किसी कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई, कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, ईएमपी नेम, और क्या मॉडिफाई करना है, इसका डेटा टाइप वैरचर रखना है, बट इस बार इसका साइज कितना करना है मुझे, 20। इससे क्या होगा, ईएमपी नेम कॉलम मॉडिफाई हो जाएगा, और उसका नया टाइप हो गया वैरचर, जिसका साइज हो गया आपका 20। अब अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो देखो यहाँ पर इसका साइज क्या हो गया, 20। तो इस तरह से मैं इसका टाइप बदल सकता हूँ, इसका टाइप बदल सकता हूँ यूजिंग मॉडिफाई। अल्टर के साथ क्या चलेगा आपका, मॉडिफाई चलेगा, ठीक है। अब सर एक नया कॉलम ऐड करना है, टेबल बन चुकी है, मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो एक नया कॉलम ऐड करने के लिए भी क्या चलेगा, अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल का नेम ऐड, क्या ऐड करना चाहते हो, कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम बताओ, हमने कहा ईएमपी अंडरस्कोर या ईएमपी डिपार्टमेंट का। अब ईएमपी डिपार्टमेंट कॉलम का डेटा टाइप बताओ, हमने कहा वैरचर 20 कर देते, हो गया, हमने कहा ऐड हो गया। कहाँ ऐड होगा, लास्ट में। तो बाय डिफॉल्ट अल्टर कमांड से जब नया कॉलम ऐड करते हैं तो वो कॉलम हमारा लास्ट में ऐड हो जाता है। तो अल्टर टेबल ईएमपी ऐड कॉलम, कॉलम का नाम,
और कॉलम का डेटा टाइप। अगर कॉलम पर कोई कांस्टेंट लगाना था तो यहाँ पर कांस्टेंट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो देखो चौथा कॉलम इसमें ऐड हो गया। टेबल बन जाने के बाद आप टेबल का स्कीमा बदल सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको अल्टर कमांड सीखना होगा। ठीक है, तो अल्टर कमांड आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर सिंटैक्स के साथ। अल्टर के बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, जो कि प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाती है। या तो एक तरीका है पहले याद कर लो फिर उसके बाद लिख लो, दूसरा तरीका है प्रैक्टिस इतनी कर लो कि अपने आप याद हो जाए। दूसरा वाला तरीका ज्यादा बेटर है, क्योंकि पहले वाले में आप कभी खत्म कर नहीं पाओगे, कितना है बहुत है याद करने के लिए, होगा ही नहीं आपको याद। प्रैक्टिस करते रहो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, चलो अब सर टेबल पर हम लोग काफी कुछ स्कीमा पर काम कर चुके हैं। अब सर रिकॉर्ड को ना इंसर्ट करना सिखाइए। अभी हमारी टेबल एम्प्टी है, उसमें कोई कॉलम, उसमें कोई रो नहीं है। कॉलम तो 4 बना दिया आपने, उनको बदलना सिखा दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। तो कैसे इंसर्ट होगी, ऐसा करने के लिए इंसर्ट नाम की कमांड होती है, इंसर्ट। अब इंसर्ट कमांड का प्रॉपर सिंटैक्स हमें सीखना होगा। इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद जिस टेबल में इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम आएगा EM। अब इंसर्ट क्या करना चाहते हो, अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो वैल्यूज, उसके बाद ब्रैकेट में आप बताइए, आप जो अभी इंसर्ट कर रहे हैं वो एक रो की वैल्यू इंसर्ट होंगी, तो एक रो में कितने कॉलम मिलेंगे। अगर आप ऐसे ब्रेन में इमेजिनेशन लेकर आए, ये EMP टेबल है, इस EMP टेबल के अंदर ये आपके 4 कॉलम है, ये आईडी है, ये नेम है, ये सैलरी है, ये डिपार्टमेंट है, और अभी मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इस रो में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4। एक आईडी की वैल्यू, एक नेम की वैल्यू, एक सैलरी की, और एक डिपार्टमेंट की। तो अब आपको ना यहाँ पर ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में आपने कॉलम बनाए थे टेबल में, क्योंकि उसी ऑर्डर में आप जो लिख रहे हैं वैल्यू उनको कंसीडर होंगी। तो पहली वैल्यू आईडी की है, तो आईडी मैंने कर दी मान लीजिए यहाँ पर 205। ठीक है, कॉमा, दूसरी वैल्यू है एम्प्लॉय। तो मेरे हिसाब से पहली वैल्यू आईडी है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या देनी चाहिए मुझे, सैलरी। दैट मीन्स मुझे इंसर्ट चलाते समय टेबल का स्कीमा पहले देख लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पहली वैल्यू देखूं तो वो आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटीजर टाइप की है। दूसरी वैल्यू सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लोट टाइप की है। तो मैंने दूसरी वैल्यू कर दी मान लीजिए सैलरी 35,000 रुपये। उसके बाद तीसरा एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम बैरकैर है, तो बैरकैर को यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा जाता है। स्ट्रिंग लिखने के पाइथन में 4 तरीके होते थे। माई स्क्वेल में स्ट्रिंग को लिखने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो डबल कोट में लिखेंगे या सिंगल कोट में लिखेंगे, जो भी आपको सही लगे आप यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट में लिख लिया और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया सोनी। उसके बाद चौथा क्या है इसका, डिपार्टमेंट, कि किस डिपार्टमेंट का ये हमारा एम्प्लॉय है। तो मान लीजिए ये हमने यहाँ पे कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय, उसके बाद सेमीकोलन। ये क्वेरी इंसर्ट वाली कंप्लीट हो गई। तो इंसर्ट क्वेरी से हम अभी एक बार में एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, उस रो में हम उतनी वैल्यूज बताएंगे जितने हमारी टेबल में कॉलम्स हैं, और उसी ऑर्डर में वैल्यूज आपको बतानी है जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए थे। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा तो ये रिकॉर्ड हमारा टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा, सब कुछ सही लिखा होगा तो आपका ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम अगर ऑर्डर बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। हम चाहते हैं कि मैं पहले सैलरी बताऊं, फिर नाम बताऊं, फिर आईडी बताऊं, फिर डिपार्टमेंट बताऊं, तो कैसे करेंगे। और एक चीज और चेक कर लेते हैं कि अगर मैं फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे। सर ये क्वेरी आपकी आ कैसे गई अपने आप। तो एक बार आपने माई सिक्वल के एडिटर पर कोई क्वेरी लिख दी है तो आपके पास अप एरो की और डाउन एरो कीज होती हैं। तो अप एरो की और डाउन एरो की का यूज करके आप प्रीवियसली रिटन क्वेरीज को देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू, मैंने यहाँ पर सैलरी कर दी 36,000, नाम कर दिया मोनू। क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि आपने एम्प्लॉय आईडी कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, प्राइमरी की का कहना है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती और वैल्यू मिसिंग नहीं होगी। आप इस रो को जब इंसर्ट कराएंगे तो ये आपका कंस्ट्रेंट फेल होगा, लिखकर आ गया डुप्लीकेट एंट्री। अगर आपने प्राइमरी की नहीं बनाई होती तो इंसर्ट हो जाती। आपको ध्यान रखना होता कि कहीं ये रिकॉर्ड पहले तो नहीं आ गया है। ठीक है, तो अब प्राइमरी की काम कर रही है, ये भी समझ में आ गया, देखने को मिलेगा। अब सर हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, और इस रिकॉर्ड में हम चाहते हैं पहले हम बताएं सैलरी, फिर बताएंगे नेम, फिर बताएंगे आईडी, फिर बताएंगे अपना डिपार्टमेंट। ऐसे करें, हमने करना ही, क्योंकि अगर आप अपने मन से चलोगे तो ये स्टोर हो जाएगा किसमें जाके, एम्प्लॉय आईडी में। तो एम्प्लॉय आईडी होगी 36,000, सैलरी हो जाएगी मोनू, जो कि नहीं हो सकती क्योंकि सैलरी कॉलम किस टाइप का है वहां पर, फ्लोट। फ्लोट में स्ट्रिंग नहीं आ सकता, एरर आ जाएगी। ये तो चलो एरर नहीं भी आएगी क्योंकि हमारा ये वैल्यू एटलीस्ट इंसर्ट तो हो ही जाएगी। वो अलग बात है कि आपके काम की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो एरर ही आ जाएगी क्योंकि फ्लोट में स्ट्रिंग इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमें अगर ये ऑर्डर चाहिए, क्यों चाहिए आपके पास, इसकी वजह हो सकती है ना। तो आप क्या करेंगे, टेबल के नेम के बाद अपना ऑर्डर डिफाइन करेंगे। तो टेबल का नेम जहां लिखते हैं इंसर्ट क्वेरी में, उसके आगे ब्रैकेट में अपना ऑर्डर बताइए किस ऑर्डर में आप वैल्यूज को भी इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहली वैल्यू आपने सैलरी मानी है, तो उस कॉलम का नाम लिखिए जो सबसे पहले हमारा इस वैल्यू को रिसीव करेगा, एम्प्लॉय सैलरी, कॉमा। उसके बाद फिर आपने एम्प्लॉय का नेम, और ये कॉलम का नाम सही लिखे होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें कोई, है ना। उसके बाद एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब आपका ये इंसर्ट इसी ऑर्डर में हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी इस तरह से मैप हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं इस क्वेरी को लिखता हूं तो इसका फायदा, मुझे कॉलम के नाम याद होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस पता होना चाहिए इतने कॉलम है और इस टाइप की वैल्यू को वो स्टोर करते हैं, डेट साइड। लेकिन इस वाले तरीके में तो प्रॉपर कॉलम के नाम आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और यूज केस, सर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर नहीं, हर क्वेरी का अपना अपना है, अगर आपने नहीं बताया तो डिफॉल्ट सीक्वेंस कंसीडर होगा, और अगर आप बताएंगे तो जो आप बता रहे हैं ऑर्डर वो कंसीडर होगा। तो हर क्वेरी का अपना अपना होगा, ऐसा नहीं एक क्वेरी में हमने लिख दिया तो आगे तक जितनी क्वेरी चलेंगी ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर में कॉलम को कंसीडर करेंगे, नहीं, क्वेरी खत्म, बात खत्म। ठीक है, फिर से चीजें डिफॉल्ट हो गई सब। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम मान लीजिए इंसर्ट कर देते हैं 101, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय आईडी। हम सैलरी बता देते हैं, चलो 30,000। नाम, नाम तो मोनू हो ही सकता है, नाम में डुप्लीकेट तो हो ही सकता है। डिपार्टमेंट अभी नहीं पता, बंदा हायर कर लिया है, अभी नहीं पता उसको किस डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, अभी डिपार्टमेंट नहीं पता, बाद में बता देंगे जब उसका वहां पर उसको अलाइन कर देंगे या साइन कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कमांड हम कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर कॉलम का वही रखो जो डिफॉल्ट है। तो हम चाहते हैं पहले कॉलम में ये आ जाए, दूसरे कॉलम में ये आ जाए, तीसरे में ये आ जाए, चौथे की वैल्यू पता ही नहीं। तो हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, और ये भी देख लेंगे कि अगर किसी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट ना करी जाए तो क्या होता है। तो जब किसी कॉलम में वैल्यू आप इंसर्ट नहीं करते हैं तो उस कॉलम में क्या लगा हुआ है, डिफॉल्ट। तो अब इन चारों कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी हमें, नल। लेकिन एम्प्लॉय आईडी पर प्राइमरी की लगी हुई है, इसलिए नल वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, नल है बट मिलेगी नहीं।
नल है मिल जाएगी, नल है मिल जाएगी, नल है मिलेगी। लेकिन यहाँ पर नल है बट मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि वो क्या बना हुआ है, प्राइमरी। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पर नो से यस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं एंटर करने पर जैसा हम चाहते थे वैसा होगा या नहीं होगा, है ना। फिर ये गिनती कर रहा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। कह रहा है जितने कॉलम है उतनी वैल्यूज नहीं है। कॉलम है 4 और वैल्यू है 3। तो हम तो पहले से जानते थे इस बात को कि हमें 3 ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक कॉलम की वैल्यू तो हम जानते ही नहीं है। हम उसे मिसिंग बनाना चाहते थे और हम चाहते थे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल इंसर्ट हो जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट क्वेरी में बताना पड़ेगा किन किन कॉलम्स को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अब आप भले ही ऑर्डर सेम रखें, अलग रखें, लेकिन अगर आप किसी कॉलम को इग्नोर करना चाहते हैं तो जिन जिनको आप मेंशन करेंगे उनके लिए वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, और जिनको आप मेंशन नहीं करेंगे अब उनको मिसिंग माना जाएगा। अदरवाइज मिसिंग नहीं माना जाएगा, अदरवाइज गिनती मैच होनी चाहिए, जितने कॉलम उतनी वैल्यू होनी ही चाहिए। अब मैं 3 कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, किस ऑर्डर में, हमने कहा वही ऑर्डर है, पहला एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा एम्प्लॉय की सैलरी है, तीसरा एम्प्लॉय का नेम। अब ये 3 वैल्यूज इन कॉलम में जाकर इंसर्ट हो जाएंगी, और जो कॉलम आपने नहीं बताया अब उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू अगर है तो इसको मिल जाएगी, नहीं है तो फिर एरर आ जाएगी, डिफॉल्ट रहेगी उसके लिए। ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू नल हमारी होती है, हो गई इंसर्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि इंसर्ट क्वेरी चलाते समय हमें कॉलम के नेम को कब स्पेसिफाई करना चाहिए, या हम कब स्पेसिफाई करते ही हैं। तो करना चाहिए, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर हम सारे कॉलम को वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं लेकिन उस ऑर्डर में नहीं जिस ऑर्डर में हमने कॉलम बनाए थे, अपने किसी दूसरे ऑर्डर में, है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर वैल्यू इंसर्ट कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहिए वाला पॉइंट खत्म हो गया, करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा वाला केस क्या हो सकता है कि हम भले ही कॉलम का ऑर्डर सेम रख रहे हैं लेकिन किसी कॉलम की वैल्यू को इग्नोर करना चाहते हैं, किसी एक की किसी दो की, तो आप उस केस में क्या करेंगे, जिन जिन को वैल्यू देना चाहते हैं उनका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा इंसर्ट करते समय। ये 2 केस होते हैं जहां पर इंसर्ट क्वेरी में टेबल के नेम के साथ कॉलम के नाम आपको बताने ही पड़ेंगे, नहीं बताएंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इंसर्ट क्वेरी है एक बार में एक ही रो इंसर्ट करेगी। एक बार में अगर मैं 3 रो इंसर्ट करना चाहूँ तो मुझे 3 बार इंसर्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पर हम एक बार इंसर्ट क्वेरी लिखें और 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएं। आंसर इज यस, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, और एक नई चीज और सीख लेते हैं, क्या कि कई बार ऐसा होगा कि हम क्वेरी जब लिखेंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी, तो हमारी स्क्रॉलिंग आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाएगी, तो क्वेरी को बार बार मुझे लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके समझना पड़ेगा क्या लिखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेरी को मल्टी लाइन पे लिखा जा सके जिससे कि उसकी रीडेबिलिटी बेटर हो जाए हमारी। जब क्वेरी बड़ी होगी तो मल्टी लाइन पर ही लिखना चाहिए आपके लिए, एक ही लाइन पर लिखते हुए ना चलेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें इस बार इस क्वेरी में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नेम ईएमटी वैल्यूज, और हम चाहते हैं चारों कॉलम की वैल्यू सेम ऑर्डर में मिले, इसलिए हमने टेबल के नेम के साथ कॉलम का नाम नहीं बताया। अब वैल्यूज के बाद अब आप जो भी रो इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी एम्प्लॉय आईडी बताइए। मान लीजिए बता दिया मैंने 300। उसके बाद एम्प्लॉय का सैलरी बताइए, मान लीजिए 12,000। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम बताइए, चिंटू बता दिया। उसके बाद एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बता दिए, मान लीजिए कोडिंग, कोडिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। ठीक है, अब ये एक रो इंसर्ट होगी। अब मुझे इसी क्वेरी में एक सेकंड रो भी इंसर्ट कराने का कॉन्सेप्ट लिखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा के बाद पैरेंथेसिस में अब सेकंड वाली रो के लिए वैल्यूज आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। अब जैसे ही कॉमा लगाएंगे अब देखो जगह कम है थोड़ी, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर उसको देखते हैं। आप अपनी क्वेरी को अगर मल्टी लाइन पे लिखना चाहते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगाएंगे,
सेमीकोलन पूरी क्वारी का लास्ट में लगेगा, ठीक है। आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एंटर करिए और नेक्स्ट लाइन पर आप आ गए। अब क्वारी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिखना शुरू करिए, ब्रैकेट कॉमा लगाना है, ध्यान रखना है, और फिर मान लीजिए 301 और ये मान लीजिए 15,000 और मान लीजिए ये राहुल और ये मान लीजिए कोडन। सर एक और करना है, कॉमा 302 सैलरी 25,000, नाम मान लीजिए विराट कर दिया और मान लीजिए अकाउंट। और करना है तो करते चले जाओ। अब क्वेरी को टर्मिनेट करना है सेमीकोलन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन पर क्वेरी एंटर करके लिख सकते हैं, बट सेमीकोलन कहाँ लगाना है, सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक है। क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड, है ना। अब सर रिकॉर्ड इंसर्ट हमने काफी कर लिया और करना सीख लिया, दिखा तो दो एक बार कि टेबल में ये सब पहुंचे भी नहीं पहुंचे, कैसे लग रहे हैं देखने में। एक बार देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अब जो भी आप करना चाहते हैं, करने के लिए क्या होगी, कोई कमांड आपको, जो आप जो सोच रहे हैं वो होगा, लेकिन उसकी पहले कोई कमांड होती होगी जिसको सीखना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली पहली बार हमें नहीं आती होती। तो अगर आप टेबल के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एक कमांड है जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड का काम होता है टेबल से आपके रिकॉर्ड को दिखाना। तो अब सेलेक्ट कमांड का सिंटैक्स क्या है उसको सीखेंगे। तो सेलेक्ट कमांड का सिंटैक्स होता है सेलेक्ट, उसके बाद ये बताओ किस कॉलम के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड देखेंगे वो कॉलम वाइज देखेंगे, किस कॉलम का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। हमने कहा चलो एम्प्लॉय आईडी में कितने रिकॉर्ड आ गए हैं वो दिखा दो, बाकी कॉलम छोड़ो, अभी एम्प्लॉय आईडी का दिखा दो क्योंकि वो पहले इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बाद में देख लेंगे। तो सेलेक्ट कॉलम का नेम, कॉलम का नेम है हमारा एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। अब ये बताइए सेलेक्ट कमांड को ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉलम किस टेबल में मिलेगा। क्या आपके इस डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल होगी एम्प्लॉय, और टेबल नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं। क्या उन टेबल्स में एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी नाम से कॉलम, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो सेलेक्ट कमांड को बताना पड़ेगा ना ये कॉलम है और इस टेबल के अंदर मिलेगा। तो कैसे बताएंगे, फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारा पीएम। तो इसका जनरल सिंटैक्स क्या हो गया, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। अच्छा मान लीजिए जल्दीबाजी में सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, बस एंटर कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब ये सोच रहा है कि आपने इस क्वेरी को मल्टी लाइन पे लिखेंगे, तो जितना रह गया अब वो लिखो आगे, क्या रह गया, सेमीकोलन रह गया तो वो लगा दो बस आगे, एंटर कर दो, क्वेरी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से सेलेक्ट कमांड ने क्या करा, सेलेक्ट कमांड ने आपने जो कॉलम मांगा उस कॉलम के सारे रिकॉर्ड लाकर दे दिए। सेलेक्ट कमांड का नेचर समझने की कोशिश करिए, आपसे कॉलम पूछ रहे हैं, उस कॉलम में जितने रिकॉर्ड हैं सारे लाकर देंगे। ये नहीं पूछ रहे हैं कि उनमें से भी कितने रिकॉर्ड ला कर दो, रिकॉर्ड सारे आए, देखो 6 थे, 6 के 6 रिकॉर्ड आ गए। रो, रो या रिकॉर्ड एक ही बात है, रो रिकॉर्ड इंस्टेंस टपल एक ही बात है, ठीक है। अब हमने कहा सर एक काम करो ना, एक कॉलम क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, साथ में इनका सैलरी भी दिखा दो। तो अब सेलेक्ट कॉलम का नाम, पहले वाले कॉलम का नाम जो आउटपुट में दिखाना चाहते हो, फिर आउटपुट में दूसरा कॉलम किस ऑर्डर में दिखाना चाहते हो, कॉमा लगाकर उस दूसरे कॉलम का नाम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएम। अगर आप आउटपुट में चाहते थे पहले सैलरी कॉलम के रिकॉर्ड देखें उसके बाद आईडी कॉलम के रिकॉर्ड देखें, तो सेलेक्ट में ऑर्डर बदल दो, सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी कॉमा एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम ईएम। सेलेक्ट कमांड के अंदर इनबिल्ड प्रिंट का फीचर होता है, आपको प्रिंट लगाने की कोई जरूरत नहीं, लाइक पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना हो तो प्रिंट लगाते हैं। सेलेक्ट कमांड में इनबिल्ट प्रिंट वाला फीचर है, आपको बस सेलेक्ट कमांड लिखना है, जो रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली वो प्रिंट भी हमारा होता है। अलग से प्रिंट नाम से कोई फंक्शन एसक्यूएल में नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं एंटर करूंगा तो इन दोनों कॉलम्स के सारे रिकॉर्ड दिखा दिए जाएंगे। तो पहले आईडी कॉलम के रिकॉर्ड आ गए और फिर सैलरी कॉलम के सारे रिकॉर्ड आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरी टेबल में 20 कॉलम है
और मैं 20 के 20 कॉलम के सारे रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो ऐसे सेलेक्ट के आगे 20 कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम, काफी टाइम लग सकता है। तो आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स सिंबल हमारा क्या करता है, सारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रिक्स का मतलब हो गया ऑल कॉलम। एस्ट्रिक्स का मतलब ऑल कॉलम, ऑल रोज नहीं। हम जिस जगह एस्ट्रिक्स लिख रहे हैं वहां पर कॉलम की बात होती है, तो हम अगर एस्ट्रिक्स लगाएंगे तो वो सारे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सेलेक्ट कमांड बाय डिफॉल्ट ऑल रोज को तो लेकर आती ही है, ऑल रिकॉर्ड्स को तो पहले ही लेकर आ रही है। कॉलम चाहे एक बताओ, चाहे दो बताओ, चाहे सारे बताओ, हर केस में रिकॉर्ड तो सारे ही आ रहे थे। ये आपका सारे रिकॉर्ड आ गए। अब आपको सारा रिकॉर्ड दिख गया, पहले वाले एम्प्लॉय में यहाँ वैल्यू मिसिंग है, तो पहले वाले में तो नहीं थी, दूसरे तीसरे वाले में थी। ध्यान से देखो, जब मैं इंसर्ट कर रहा था, इंसर्ट करते करते पहले वाले में तो प्रॉपर मैंने वैल्यू इंसर्ट करी है ना। उसके बाद यहाँ भी प्रॉपर वैल्यू इंसर्ट हुई है, नहीं यहाँ नहीं हुई है, ये दूसरा वाला जो था इसमें नहीं हुई है। ये आपके टेबल का ढांचा बदल कैसे गया। अब पूछना पड़ेगा ना सेलेक्ट कमांड से कि क्या करा आपने। ये हमने कहा सारे कॉलम लाओ, सारे कॉलम लेकर आओ, लेकिन हमने ये नहीं बताया और नहीं बता सकते हैं कि किस ऑर्डर में लेकर आओ। तो बाय डिफॉल्ट जब हम ऐसे चलाते थे क्वेरी, तो अपना ऑर्डर लिखते थे, जिस ऑर्डर में हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसी ऑर्डर में रिजल्ट में दिखाई देंगे आपको। लेकिन जब हम एस्टेरिस्क लगाते हैं तो कॉलम का ऑर्डर ऑटोमेटिकली वही कर दिया जाता है जो टेबल में कॉलम का ऑर्डर था। तो टेबल में कॉलम पहले कौन सा था, आईडी, इसलिए पहले आईडी आया, फिर सैलरी था इसलिए सैलरी आया। तो जिसने जैसा बना रखा होगा उसी ऑर्डर में आउटपुट आएगा। तो एस्ट्रिक्स में ऑल कॉलम्स इन सेम ऑर्डर, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अब पूछा गया सेलेक्ट से, तो सेलेक्ट ये बताओ रोज का ऑर्डर कैसे आपने डिसाइड करा। हमने तो मिसिंग वाली सेकंड रो रखी थी, आपने इसे पहली कैसे बना दी। ये रोज का ऑर्डर हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे कि इस ऑर्डर में रोज को लेकर आना या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लेकर आना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेलेक्ट कमांड का कहना यह है कि अगर आपके टेबल पे कोई भी प्राइमरी की कॉलम है, हमने कहा है हमारे में कौन है, एम्प्लॉय आईडी है, तो जब भी रोज सेलेक्ट होंगी उस प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई जाएंगी। सेलेक्ट कमांड आपसे बिना पूछे इस काम को करती है। क्या काम था, रिकॉर्ड्स का रोज का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम का ऑर्डर क्या होगा आप बताओ, नहीं बताओगे एस्ट्रिक लगाओगे तो सेम ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर में कॉलम अपने बनाए गए थे। रोज, रोज का ऑर्डर क्या होगा आप बताओ, नहीं बताओगे तो प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में रोज हमारी आ जाएंगी। अब देखो ध्यान से, प्राइमरी की कौन है इसमें, आईडी। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा क्रम असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, 101, 105, 205, 300, 301, 302। तो इसका मतलब ये हुआ सर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। एक नया रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूं और इसकी वैल्यू अगर मैं कर दूं 206, सैलरी कुछ भी कर दो, ठीक है। आपके हिसाब से सबसे लास्ट सेवेंथ रो जो इंसर्ट हुई है वो ये रही, सबसे लास्ट है ये। लेकिन जब मैं सेलेक्ट कमांड से कहूंगा लाओ सारे रिकॉर्ड, तो ये कहां पर दिखना चाहिए मुझे, 205 के और 300 के बीच में दिखना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रोज का ऑर्डर प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में होता। अच्छा मान लीजिए मेरी टेबल पे कोई प्राइमरी की नहीं होती, तो मान लीजिए मेरी टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं होती, तो एक बार हटा के देख लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी टेबल से इस प्राइमरी की को हटाना है। तो बताओ इस बार आप क्या करने की सोच रहे हैं, टेबल के स्कीमा में बदलाव करना चाहते हैं। तो टेबल का स्कीमा जब बदलना होता है तो किसको याद करते हैं, अल्टर। तो ये लगेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, ईएमपी ड्रॉप। तो इस बार क्या करना है, ड्रॉप करना है।
तो ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉप के बाद यहाँ पर प्राइमरी की, प्राइमरी स्पेस की, ठीक है। तो प्राइमरी की खत्म हो गई यहाँ से। अब एक काम करिए सर, फिर इंसर्ट करिए एक नया रिकॉर्ड 207, ठीक है। कमांड ज्यादा बढ़ा देते हैं सैलरी, ठीक है। अब अभी सबसे आखिरी रिकॉर्ड ये इंसर्ट हुआ है 207 वाला, मैंने प्राइमरी की को हटा दिया है। अब अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ तो अब ये बताइए इस बार रिकॉर्ड किस ऑर्डर में आएंगे। तो प्राइमरी की हटाने से पहले तक आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी स्टोर हो चुका था टेबल के अंदर। उसके बाद जब आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करे हैं तो वो उसी ऑर्डर में इंसर्ट होंगे जिस ऑर्डर में आप उन्हें लेकर आए। दैट मीन्स 207 अब कहाँ दिखाई देगा, लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आया था ये। तो जो पहले आएगा वो पहले दिखाया जाएगा अगर प्राइमरी की कॉलम नहीं लगा हुआ है। हाँ 207 ही है। और अगर अब मैं फिर से लगा दूं इसमें प्राइमरी की तो, और फिर से सेलेक्ट चलाऊं तो 207 कहाँ आ जाएगा, 206 के बाद आ जाएगा। तो लगाओ एक बार, फिर से अल्टर को याद करो, अल्टर टेबल ईएमपी ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पर एम्प्लॉय इंटरेस्ट, चलाओ सेलेक्ट क्वेरी। ये होगा डिफॉल्ट बातें, ये सारी बातें होती हैं हम जानते हैं, उसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड तो सैलरी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। हम रिकॉर्ड को प्राइमरी की के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं करना चाहेंगे ना। कोई भी कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉयज का डेटा उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग देखना चाहेगा। जो ज्यादा सैलरी ले रहा है वो सबसे पहले दिखाओ मुझे। अगर ये रिकॉर्ड कंपनी के मालिक को दिखाया जाएगा तो वो इस बात को ढूंढने चले कि बताओ सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इन रिकॉर्ड्स को सैलरी के हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता, मीनिंगफुल हो सकता है। तो हम अपना रोज का ऑर्डर जब देंगे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पर एक क्लॉज होती है ऑर्डर, ऑर्डर कि हम रिकॉर्ड का ऑर्डर देना चाहते हैं। अब बताओ किसके द्वारा, बाई, पाई में हम क्या लिखते हैं, किसी कॉलम का नाम लिखते हैं जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा रोज का ऑर्डर लगेगा। पाई कॉलम का नाम क्या दें इस बार, ईएमपी सेल, यहाँ लगा दिया ईएमपी सेल। अब सैलरी कॉलम के किस ऑर्डर में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, हमने कहा डिसेंडिंग में लगाना है, तो इसके आगे लिखेंगे डिसेंडिंग का DESC। अब जब हम सेलेक्ट कमांड के साथ DESC यूज कर रहे हैं तो ये इसका काम डिस्क्राइब करना नहीं है, इसका काम है डिसेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना, कि अब ये रिकॉर्ड हमारे सैलरी कॉलम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक। क्या होगा अगर सैलरी कॉलम में दो वैल्यू सेम हुई, तो मान लो दो रिकॉर्ड में सैलरी 35,000 35,000 है। अब बताओ उन दोनों रोज में पहले किसकी रो आएगी। तो अगर जिस कॉलम के बेस पर आप अपना ऑर्डर बना रहे हैं, अगर उस कॉलम में दो जगह वैल्यू सेम होंगी तो उन दोनों में से कौन सी रो पहले आएगी, ये आपका प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर से डिसाइड होगा। प्राइमरी की का असेंडिंग ऑर्डर सेकंड नंबर पर आ जाएगा, कब, जब आपके बताए गए ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ऐसा मैंने डेटा में करा हुआ है, शायद कहीं है या नहीं। 30 36 35 46 66 12 15 25। तो एक काम करते हैं ना, चलो अभी तो रन करा देते हैं ऐसे ही। प्राइमरी की नहीं होगी तो जो पहले आएगा वो पहले दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब हाँ बोलिए, डिस्क्राइब कमांड चला के आप लिख लो DSC EMP, पता चल जाएगा कि लगी हुई है प्राइमरी किस पर लगी हुई है, ठीक है। प्राइमरी की कहाँ लगी, प्राइमरी की अलग टॉपिक हो गया, रोज का ऑर्डर किस कॉलम के बेस पर ला रहे हो वो अलग टॉपिक हो गया। तो आप सेलेक्ट कमांड से थोड़ी कह रहे हो कि इस पर प्राइमरी की लगा देना,
हम सेलेक्ट कमांड से ये कह रहे हैं कि आप प्राइमरी की को भूल जाओ और सैलरी कॉलम को याद रखो कि सैलरी कॉलम के डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको रोज दिखानी है। पहली रो वो आएगी जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, सेकंड उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, एंड पे है। अब सर एक काम करो, सैलरी पर अगर प्राइमरी की लगी होती तो भी डिसेंडिंग में आता, क्योंकि आपने खुद ही बताया है ना कि सैलरी डिसेंडिंग में रखो। अब देखो जो आप कह रहे हैं इस काम को तुम यहाँ भी कह सकते हैं। भाई हमें ऑर्डर चाहिए एम्प्लॉय आईडी के बेस पर, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग। तो आप यहाँ खुद लिख सकते हो, अब एम्प्लॉय आईडी की डिसेंडिंग में आ गया। तो अगर आप अपना ऑर्डर बताएंगे तो वो प्राइमरी की वाला बताएं या कोई और बताएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो कहोगे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और अगर सर मान लीजिए जो आप अभी समझाना चाह रहे थे उसी को समझें तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये 307 कर दिया, ठीक है, सैलरी 66 ही कर दी, और ये मान लीजिए नाम मैंने बदल कर दिया अश्विन, ठीक है, एंटर करा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब देखो सैलरी 66,000 इस रिकॉर्ड में भी है और सैलरी 66,000 अभी जो रिकॉर्ड इंसर्ट करा इसमें भी है। अब मैं सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर पे इस रिकॉर्ड को अगर देखना चाहूँ तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड पहले दिखाया जाएगा हमारे। तो यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट एस्पेक्ट और यहाँ कर दिया EMP सेल, तो 66 66। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो किसके अकॉर्डिंग पहला रिकॉर्ड आया है, प्राइमरी की के असेंडिंग। तो अगर हम अपना ऑर्डर अगर बता रहे हैं और अपने ऑर्डर में जो कॉलम हमने लिखा है उसमें दो वैल्यू या तीन वैल्यू सेम है, तो सेकंड प्रायोरिटी पर आपका ऑटोमेटिकली क्या चला जाता है, प्राइमरी की का असेंडिंग चला जाता है। अब आप बोलोगे नहीं, मैं सेकंड में प्राइमरी की क्यों लेकर आऊं, मैं नाम लेकर आऊंगा ना, जो नाम है जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले आ जाए, यही होता है रियल में। तो भाई दो एम्प्लॉय की सैलरी सेम है तो उनमें से किसका पहले डेटा दिखाएं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है पहले उसका दिखा देते हैं। तो क्या मैं दो अपने ऑर्डर वाई बता सकता हूँ आंसर इज यस। आप ऑर्डर वाई में जितने चाहें उतने कॉलम अपने बता सकते हैं। तो कैसे आएंगे वो ऑर्डर उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम EMP ऑर्डर वाइज EMP सैलरी डिसेंडिंग कॉमा, सेकंड कॉलम बताइए। अगर फर्स्ट कॉलम पे कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको सॉल्व करने के लिए सेकंड कॉलम कौन सा कंसीडर करें, हमने कहा एम्प्लॉय का नेम कंसीडर करें। और जो एम्प्लॉय नेम आपको कंसीडर करना है इसके किस ऑर्डर में, हमने कहा असेंडिंग ASC, असेंडिंग ले लिखेंगे ASC, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखना रिजल्ट, इस बार पहले कौन आ गया, अश्विन, सैलरी सेम है, सैलरी सेम होने पर अब सेकंड जो ऑर्डर वाला कॉलम है उसका असेंडिंग ऑर्डर यूज होगा। लेकिन अगर पहले वाले से डिसीजन ले लिया गया तो सेकंड वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा फिर। अब ये मत कहना कि ए से और भी आते होंगे, सी हमारा पहले आता है, चिंटू में आर बाद में आता है, तो सी यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि पहला ऑर्डर क्या है, सैलरी। जब सैलरी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नेम का असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्डर बाई क्लॉज लगाता हूं, मैंने सिर्फ कॉलम का नाम लिख दिया, ये नहीं बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा, असेंडिंग को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो अगर हम अपना ऑर्डर वाइज बताते हैं और उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं बताते तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग कंसीडर कर लेगा, ठीक है। तो अब सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आपका ये, ठीक है। अब सेलेक्ट कमांड के पास एक और फीचर है कि जब आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसका नाम आउटपुट में बदल कर दिखा सकते हैं।
टेबल में नहीं बदल सकते, लेकिन रिजल्ट में कॉलम का नाम दूसरा देकर दिखा सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूं, सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएमपी। अब मैं चाहता हूं रिजल्ट में एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ईएमपी आईडी बनकर आए या ई आईडी बनकर आए शॉर्ट में, और ईएमपी सेल ई सेल बनकर आए, टेबल में चेंज ना हो, सिर्फ इस रिजल्ट के लिए ऐसा हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए बिल्कुल पाइथन जैसा कॉन्सेप्ट है, एलियास देंगे एज लगाकर, एज ई आई डी कॉमा एम्प्लॉय सैलरी एज ई। तो हम सेलेक्ट के आगे उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम को हम रिजल्ट में सेलेक्ट करके दिखाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट रिजल्ट में सेम कॉलम का नाम ही दिखाया जाता है हेडर में, लेकिन अगर आप रिजल्ट के हेडर में इस कॉलम का नाम बदलकर दिखाना चाहते हैं तो एज लगाकर आप इसका नया नाम दे सकते हैं। तो इस नए नाम को ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं, एलियास कहते हैं। ठीक है, ALIAS। ठीक है, एंटर करेंगे, देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कॉलम का नाम काफी बड़ा होता है, तो कॉलम का नाम अगर बड़ा होगा तो यहाँ पर स्पेस ज्यादा लेगा। देखो ध्यान से देखो, ये स्पेस यहाँ से यहाँ तक का, और इस वाले में देखो स्पेस यहाँ से यहाँ तक का। तो अब मैं इस वाली सिचुएशन में ज्यादा डेटा आसानी से दिखा पाऊंगा। यहाँ पर कॉलम का नाम अगर और बड़ा हो गया तो वैल्यू तो छोटी है, बट कॉलम ज्यादा स्पेस लेगा आउटपुट दिखाने के लिए। तो हम इसलिए कॉलम का नाम छोटा करके या एक मीनिंगफुल नाम अपना दे सकते हैं। वजह उसकी स्पेस हो सकती है, वजह उसकी रीडेबिलिटी हो सकती है, कोई वजह हो सकती है। कॉन्सेप्ट है कि सेलेक्ट करते समय कॉलम का नाम बदल कर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट कमांड के साथ अगर हम जो भी रिजल्ट दिखा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उसमें सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। मैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड्स को फिल्टर, कॉलम्स को फिल्टर करने का कोई तरीका नहीं है, जो आपने सीखा वही है। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम का नाम बताओ रादर देन एब्स्ट्रैक्ट, तो कॉलम फिल्टर हो गए आपके। भाई आप यहाँ पर कॉलम फिल्टर कर चुके हैं, देखो ना 2 ही कॉलम तो आए आपके पास, क्योंकि 2 ही मांगे थे आपने, फिल्टर हो गया अपने। अगर आप एस्ट्रिक लगा देंगे तो सारे कॉलम आएंगे। तो कॉलम फिल्टर करना बहुत आसान है, प्राइमरी नेचर सेलेक्ट का यही है ना। दूसरा, अब आप जो पूछ रहे हैं वो ये कि मुझे कॉलम तो सारे चाहिए, कॉलम में कोई इफ एंड बट नहीं है, सारे दिखा दो और उसी ऑर्डर में दिखा दो, उसमें कोई खास मुझे अलग से नहीं करना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। लेकिन इस बार मैं रोज में जाना चाहता हूँ, मुझे सारी की सारी रोज मत दिखाओ। एक कंपनी में लाखों एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, अगर मैं ये कमांड लेकर एंटर मारूंगा तो लाखों रिकॉर्ड मेरे आंखें आ जाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा क्या है ये। तो मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ। मैं डिपार्टमेंट वाइज देख सकता हूँ कि मुझे ना सिर्फ कोडिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, सारा नहीं चाहिए। या मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉयज का डेटा दो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है ना। या मुझे उन एम्प्लॉय का डेटा दो जिनको अभी कोई प्रोजेक्ट असाइन ही नहीं हुआ है, उनका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, खाली बैठे हैं बेंच पर पैसे ले रहे हैं। मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल ला कर दो जिनका कोई डिपार्टमेंट अभी नहीं बनाया गया। तो मैं अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करके देखना चाहूंगा। ज्यादा बार हम रिकॉर्ड को फिल्टर करके ही देखना चाहते हैं, बहुत कम चांस होता है कि सारे रिकॉर्ड को आप देखेंगे, क्योंकि सारे तो बहुत होते हैं। ये तो अभी हमारे 9 है, ये हम रियल लाइफ में देखें तो मिलियंस होते हैं, कई लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे रिकॉर्ड होते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो हम फिल्टर करके ही देखना चाहते हैं। ठीक, तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट के आगे आप एक दूसरा क्लॉज यूज करते हैं जिसका नाम है वेयर। वेयर क्लॉज इज लाइक कंडीशन, जैसे इफ कंडीशन होती है पाइथन में, अगर ये बात ट्रू है तो हो जाए, तो वेयर कंडीशन का काम करती है। वेयर, और वेयर के आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपनी कोई कंडीशन। ठीक है, तो अब वेयर के साथ जब आप कंडीशन बनाते हैं तो वो कंडीशन लिखने में आप किसी कॉलम का यूज करेंगे। तो कंडीशन बनाने के लिए आपको किसी एक कॉलम का यूज करना होगा। तो अभी आप डिपार्टमेंट वाइज मान लीजिए चाहते हैं कि मैं चाहता हूं जिनका डिपार्टमेंट कोडिंग है उन एम्प्लॉयज का डेटा मुझे दिखा दो,
तो अब मैं क्या लिखूंगा, इस कॉलम पर कंडीशन बनाऊंगा। कैसे, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या नाम है उसका, हमारा कोडिंग। अब ध्यान देने वाली बात, पाइथन में अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते थे तो ये होता था, किसी वेरिएबल को कंपेयर करते थे तो डबल इक्वल टू होता था। ये कंपैरिजन करता है ट्रू फॉल्स, ये कंपैरिजन नहीं करता, ये वैल्यू को इसमें असाइन कर देता है। माई एसक्यूएल में एक ही सिंबल है, यही यही दोनों काम करता है, यही वैल्यू असाइन करने का काम करेगा जब जरूरत पड़ेगी, और यही हमारा कंपेयर करने वाला काम करेगा। तो अगर मैं इस इक्वल टू सिंबल का यूज वेयर के बाद करता हूं तो ये कंपेयर वाला काम करता है, और अगर मैं इस सिंबल का यूज विदाउट वेयर करता हूं, वेयर से पहले कर रहा हूं, है ना, या बिना वेयर के कर रहा हूं, तो ये हमारा असाइन करने वाला काम करेगा। तो अभी आगे मैं ऐसी क्वेरी लिखूंगा जिसमें आपको एक ही क्वेरी में ये सिंबल दो बार यूज होगा, एक बार असाइन करेगा और एक बार कंपेयर करेगा हमारा। ठीक है, अभी फिलहाल वो नहीं है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू कोडिंग। तो सिर्फ कोडिंग डिपार्टमेंट का डेटा आपका, इसी तरह से आप डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा फिल्टर कर सकते हैं। लिख दीजिए अकाउंट, अकाउंट्स का डेटा ही आ गया। सर स्पेलिंग गलत हो गई किसमें, कॉलम का नेम बनाते समय या कॉलम की वैल्यू बताते समय? हमने कहा दोनों मान लो। तो अगर कॉलम का नेम बताते समय गलती हो गई तो एरर है, क्योंकि ये कॉलम तो है ही नहीं आपके टेबल में, अननोन कॉलम। ठीक है, और अगर मान लीजिए कॉलम का नाम सही है हमारा लेकिन वैल्यू बताते समय गलत हो गया, तो बताओ कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आएंगे? 0, क्योंकि इस नाम से कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, एरर थोड़ी है। तो जिस वैल्यू के बेस पर हम डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू ना हो तो एरर नहीं आती, लेकिन वो वैल्यू जिस कॉलम में ढूंढ रहे वो कॉलम का नाम गलत लिख दिया मैंने तो एरर आएगी, वो कॉलम तो ही। तो स्कीमा की रिलेटेड जितनी चीजें हैं क्वेरी में वो सही लिखी होनी चाहिए। जो वैल्यूज हैं वो आप सही लिखें ना लिखें उससे एरर नहीं आती, रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलो सर। अब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में हम उन एम्प्लॉयज का डेटा देखना चाहते हैं जिनका भी कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, जिनको अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन हुआ ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा क्योंकि सैलरी तो ले रहे हैं लोग। तो अब कैसे करोगे कंपेयर, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, तो जहां पर डेटा नहीं है वहां पर क्या लिखा हुआ है, नल। तो अब नल पहले हमने जैसे देखा वैसे लिख दिया, हमने ऐसे देखा और ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, एंटर करेंगे, मना कर रहा है कोई नहीं है ऐसा। हो सकता है नल को लिखने का तरीका ये ना हो, स्ट्रिंग में लिखा जाता हो। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, हो सकता है सर छोटा लिखना हो, आप बड़ा लिख रहे हो। नहीं सर, हो सकता है छोटा स्ट्रिंग में लिखा जाता हो। फाइनली बात करते हैं, नल को कंपेयर करना इक्वल टू सिंबल से नहीं होगा। नल को कंपेयर करने के लिए आपका इस कीवर्ड आता है, इस कीवर्ड हमारा नल कंपैरिजन के लिए यूज होगा। इसके अलावा कुछ और कंपेयर करना है तो इक्वल टू सिंबल से कंपेयर होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज नल। अब नल चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग में नहीं लिखना है, बिना स्ट्रिंग के नल लिखना है, इन आइदर के। ठीक है, अब अगर इसमें रन कराऊंगा तो मुझे वो रिकॉर्ड मिल जाए। अगर मैं नल को कैपिटल में लिख दूंगा तब भी चलेगा। एसक्यूएल क्वेरी में जो हमारी एसक्यूएल स्कीमा की चीजें हैं या जो एसक्यूएल की तरफ से बताई गई चीजें हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती। आप लोअर केस में लिखो चाहे अपर केस में लिखो चलेगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू आपकी बताई हुई है तो वो केस सेंसिटिव होगी। जैसे आपने अकाउंट में एक कैपिटल बना दिया तो वो अलग मानेगा। ठीक है, यहाँ पर चलेगा क्योंकि नल आपकी बताई वैल्यू नहीं है, नल माई एसक्यूएल डिफाइंड वैल्यू जो किसी भी केस में चलेगी।
तो वो चीजें जो माइस्क्यूएल की तरफ से बताई गई हैं वो लोअर केस अपर केस दोनों में चलती है। ठीक है, आपकी कोई वैल्यू बताई गई है तो जैसी बताइए वैसी लिखोगे तभी चलेगी। तो इस तरह से हमने ये कर। अब सर मुझे इसका उल्टा करना है, मुझे वो सारे एम्प्लॉय का डेटा दो जिनका डिपार्टमेंट मिल चुका है। मुझे वो सारे एम्प्लॉय का डेटा ला कर दो जिनका डिपार्टमेंट असाइन किया जा चुका है, जो खाली नहीं बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं किसी ऐसी वैल्यू जो नल नहीं है उसको कंपेयर करता हूं तो नॉट नल का सिंबल ये होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सिंबल। लेकिन अगर नल को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इज नॉट, ऐसे करते हैं। तो वो सारे रिकॉर्ड आएंगे जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में नल वैल्यू नहीं रखते हैं। अब हम डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर रिकॉर्ड को कर चुके हैं, हमें किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, क्योंकि हो सकता है ये भी बहुत ज्यादा भीड़ हो, एक ही डिपार्टमेंट में हजारों लाखों एम्प्लॉय हो सकते हैं। मुझे ना स्पेसिफिक एक एम्प्लॉय का डेटा देखना है। अब ये बताओ किसी एक एम्प्लॉय की पहचान उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकती है, उसकी एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। हमारी टेबल में भी हमने उसको प्राइमरी की बना रखा है, डुप्लीकेट वो कभी हो ही नहीं सकता हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को अपने वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय और यहाँ लिख दिया लास्ट में वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, किसका देखना चाहते हो, हमने कहा 300 का देखना चाहते। हमें वो सारे एम्प्लॉय का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले लिया, 50,000 ज्यादा भी ले लिया। तो ये जो ऑपरेटर हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट, ये सब जो पाइथन में चलते थे माइस्क्यूएल में भी चलते हैं। प्लस माइनस गुणा भाग वो सब वहां भी चलते थे और यहाँ भी चलते हैं। ठीक है, दो ही एम्प्लॉयज ऐसे हैं अभी के डेटा में जिनकी सैलरी 50,000 या उससे अब है। एक है कोडिंग, दोनों कोडिंग डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, अब सर हम दो कंडीशन लगा सकते हैं। दो कंडीशन का मतलब यह है कि मुझे वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा लेकर आओ जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा हो और वो अकाउंट डिपार्टमेंट के होने चाहिए, कोडिंग के नहीं होने चाहिए। 30,000 से ज्यादा सैलरी हो और अकाउंट डिपार्टमेंट के हो। अभी मैं लिख दूंगा अगर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 30,000 से ज्यादा सैलरी या 30,000 भी। इसमें देखो अकाउंट के भी हैं और बिना डिपार्टमेंट वाले भी हैं और कोडिंग के भी हैं। मुझे क्या ये सब नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ उन रिकॉर्ड में जिनकी सैलरी 30,000 से अबव या बराबर है, एज वेल एज डिपार्टमेंट उनका अकाउंट। अब कैसे लिखेंगे इस बात के लिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम वेयर के साथ मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं तो सेम जैसे पाइथन में करते थे, लॉजिकल और लॉजिकल एंड। दो कंडीशन अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो दोनों के बीच में या तो एंड लगाते हैं, अगर दोनों ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू चाहिए तो, किसी एक के ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू चाहिए तो और लगाते हैं। सेम यहाँ भी चलता है, लॉजिकल एंड लॉजिकल एंड। कॉमा नहीं लगा देना कि दूसरी कंडीशन है कॉमा लगा देते हैं फिर तीसरे नहीं, एंड। जितनी कंडीशन लगाएंगे एंड या और के साथ कंबाइन होंगे। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट। तो दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आपके बताए गए क्वेरी के अकॉर्डिंग फिल्टर होकर आए हैं। एक है हमारा जो मोनू है, सैलरी उसकी है और आईडी है, और दूसरा ही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम वेयर कंडीशन में अपना इस तरह से कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ और मीनिंगफुल रिपोर्ट निकाली जाए। और मीनिंगफुल रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो, आपने अभी दो क्लॉज पढ़ाई, एक ऑर्डर वाइज और एक पेयर, अलग अलग पढ़ाया।
एक साथ यूज कर सकते हैं दोनों को? क्यों करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कोडिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, तो वेयर लगेगी, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू कोडिंग। कोडिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को भी उनकी सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या चाहता हूँ? इस बार मैं चाहता हूँ मैं अपने एम्प्लॉय का सारा डेटा नहीं देखूंगा, सिर्फ कोडिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा देखूंगा, और वो भी उनकी सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबकी सैलरी के डिसेंडिंग में नहीं, सिर्फ कोडिंग वाले एम्प्लॉय को अलग करो, उनकी सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके मुझे दिखा दो। दैट मीन्स आपको वेयर और ऑर्डर बाई दोनों एक साथ लगाना होगा। कैसे लगाना होगा वो देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। तो पहले क्या करोगे, पहले ऑर्डर बाई लगाओगे या पहले वेयर लगाओगे? पहले फिल्टर कर लो, तो वेयर लगा लो पहले। वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कोडिंग। अब जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाई करके देख सकते हैं, देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा दोनों एक साथ। ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी, और एम्प्लॉय सैलरी की भी कौन सा ऑर्डर? अगर देखो चलेगा तो हमें लगता है ये क्वेरी सही होगी, या तो एरर आ जाएगी कि दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी आपका इस तरह से चल रही है, तो वेयर और ऑर्डर बाई दोनों एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा सैलरी कोडिंग डिपार्टमेंट में कौन ले रहा है? पूरा ले रहा है, डिमांड में है। चलो, अब मान लीजिए इस बार हमें एक और इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट बनाकर देनी है। क्या इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट आप इस बार देना चाहते हैं? हमें ये बताओ कि कंपनी का टोटल खर्चा कितना होता है सैलरी के ऊपर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन सब का सम करके हम दे देंगे। तो वो सम कैसे करोगे, कागज पे लिखोगे, कैलकुलेटर से करोगे? हमने कर नहीं, एसक्यूएल से करवाएंगे, तभी तो फायदा होगा। हमें तो दिख रहा है, लेकिन हमें सिंगल वैल्यू बताओ, सिंगल वैल्यू क्या होगी। दूसरा, मुझे ये बताओ वो कौन है जो सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है, उसकी डिटेल दिखाओ, बस उसी की डिटेल दिखानी है, बाकी सब हटा दो। मुझे ये बताओ मेरा एवरेज खर्चा कितना है सैलरी के ऊपर ऑन एन एम्प्लॉय। किसी की सैलरी कुछ है, किसी की कुछ है, कोई एक सिंगल वैल्यू बताओ जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय पर इतनी सैलरी में खर्च कर रहा हूँ। और ज्यादा मुझे ड्रिल करना है, ड्रिल मशीन होती है ना दीवार में अंदर हमारा एंटर होती जाती है, तो उसी तरह से हम इस रिपोर्ट को ड्रिल करना चाहते हैं। टोटल खर्चा सारे एम्प्लॉय का ना बताकर डिपार्टमेंट वाइज खर्चा बताओ। कोडिंग डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है सैलरी पर, और मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हो रहा है। अगर मुझे ये देखना हो तो अब ये सब मैं कैसे देखूंगा, क्योंकि ये तो और ज्यादा अंदर की बात निकालने की बात चल रही है। सेलेक्ट कमांड में ये सब किया जा सकता है। तो जब आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब है एसक्यूएल के साथ आप सेलेक्ट कमांड पे काम कर रहे हैं। इंसर्ट, डिलीट, ये अपडेट, बाकी सब जो होती है एक दो दो तीन बार जरूरत पड़ेगी। आप ज्यादा बार क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कमांड की प्रैक्टिस कर रहे हो। सेलेक्ट से ही आपका डेटा एनालिटिक्स होती है, क्योंकि आपको क्या कहा गया है वही लाकर आपको दिखाना है। तो अभी आपसे क्या कहा गया, पहले वो समझते हैं। तो हमसे कहा गया पहले बताओ टोटल खर्चा क्या होगा हमारा इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस पढ़े थे हमने, प्रिंट फंक्शन, टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, लेन फंक्शन, मिन मैक्स, बहुत सारे फंक्शन थे। उसी तरह से माई एसक्यूएल के अंदर भी फंक्शंस होते हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं ये माई एसक्यूएल के हैं, जरूरी नहीं है कि ऑरेकल वाले के पास भी होंगे, जरूरी नहीं है DB2 IBM वाले के पास भी होंगे। तो फंक्शंस हमारा RDBMS टू RDBMS वेरी करेंगे, उनकी संख्या, उनका नाम, उनका सिंटैक्स, ये वेरी करेगा माई एसक्यूएल टू माई एसक्यूएल। ठीक है, RDBMS टू RDBMS। ठीक, तो अगर हम बात करें अभी तो माई एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा सर, ये एग्रीगेट फंक्शन करते क्या है? बहुत सारी वैल्यूज को सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। बहुत सारी वैल्यू को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने वाले फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे
मुझे बताओ कितने रिकॉर्ड हैं? 9। 9 एक सिंगल वैल्यू तो है। मुझे बताओ टोटल खर्चा कितना आ रहा है, मान लो 10 लाख, एक सिंगल वैल्यू तो आएगी। मुझसे कहा गया एवरेज सैलरी बताओ, सिंगल वैल्यू तो आएगी। मिनिमम, मैक्सिमम। तो जब आपका रिजल्ट सिंगल वैल्यू में आए तो वो फंक्शंस जो ऐसा करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनको एक बार यूज करना सीखते हैं, कैसे उसको यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिखा, जब हम किसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन की बात नहीं करते हैं। जैसे भी आपके मन में आ सकता था किसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, हमने कहा कर सकते। सर जिसका डिपार्टमेंट नहीं मिला उसका डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, हमने वो भी दे सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग में, तो रिपोर्टिंग में डेटा बदलने की जरूरत कम पड़ती है। जो डेटा मिला हुआ है उसमें क्या था वो निकाल कर दिखाओगे। तो अभी हम सेलेक्ट कमांड को पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इफ एंड बट जो भी है इसमें वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट के साथ क्या चाहते हैं? हम सेलेक्ट के साथ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट के आगे अभी तक हम दो चीज लिखना जानते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम कॉमा लगाकर मल्टीपल कॉलम भी लिख सकते हैं, या फिर एस्ट्रिक, सारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना। तीसरी चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो यहाँ कि सेलेक्ट के आगे आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो उनमें से एक है हमारा कौन, जिसका नाम है सम। सम नाम का एक एग्रीगेट फंक्शन होता है MySQL के अंदर। माइट भी ऑरेकल में इसका नाम कोई दूसरा होगा, IBM के डेटाबेस में, माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस में कोई और होगा, बट होगा जरूर वहां पर भी। नाम अलग अलग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है नाम भी सेम ही होगा, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो सम, अब देखो कोई भी आरडीबीएस वाला अपने आप को बेटर बना सकता है इस फील्ड में। कोई नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा ले आया, वो अपना ज्यादा प्रमोट कर रहा है अपने आप को, देखो मेरे में ज्यादा फीचर हो गए। ठीक है, तो अब सम, किस कॉलम की वैल्यू का सम चाहिए, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम। तो सेलेक्ट करना है क्या? सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो सिंगल वैल्यू सेलेक्ट होकर आएगी जो कि सैलरी कॉलम की सारी वैल्यू का सम होगा। ये बताओ ये कहाँ मिलेगा कॉलम? फ्रॉम। अब जरा रिजल्ट को समझने की कोशिश करिए। सेलेक्ट कमांड का रिजल्ट हमेशा टेबलर फॉर्म में आता है। जब भी सेलेक्ट कमांड लिखी जाती है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक टेबल की फॉर्म में हमारा आता है, और उसका हेडर वही होता है जो कॉलम हमने सेलेक्ट करा होता है, और रोज वो आती हैं जो हमने फिल्टर करी होती हैं। इस बार सेलेक्ट कमांड का जो रिजल्ट का फॉर्मेट होगा वो थोड़ा अजीब सा हमें लग रहा है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा होगा। इस बार ये बताओ कि सेलेक्ट कमांड से जो रिजल्ट दिखेगा उसमें कितने कॉलम होंगे, और उस कॉलम का नाम क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई एग्रीगेट ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम का नाम वही एग्रीगेट ऑपरेशन रख दिया जाता है। तो इस बार जो रिजल्ट बनेगा उसके कॉलम का नाम सम ब्रैकेट में एम्प्लॉय सैलरी एज इट इज रख दिया जाएगा। एक ही कॉलम बनेगा, रोज एक ही रो बनेगी, और उस एक रो का वैल्यू क्या होगा भाई, जो आप देखना चाहते हैं सम। ठीक है, तो एक कॉलम बना, इसका नाम वही रख दिया जो आपका एग्रीगेट ऑपरेशन का नाम था, और इसकी वैल्यू क्या कर दी, ये कर। तो सिंगल वैल्यू भी एक टेबल की फॉर्म में रख के ही सेलेक्ट कमांड से दिखाई जाती है। अब मैंने इससे पहले जो सिखाया था वो यहाँ पे काम करेगा। सर हम इस रिजल्ट में अपने कॉलम का हेडर बदलना चाहते हैं, एज लगा देते हैं और कोई मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, सम ऑफ सैलरी, कि टोटल खर्चा आपका एम्प्लॉइज पर इतना हो रहा है। अब सर एवरेज बता दो, एवरेज कितना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें ये बता दो कितने लोगों को सैलरी दे रहे हो आप। तो सैलरी में काउंटिंग करके दिखाओ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट काउंट नाम का एक फंक्शन है। काउंट फंक्शन कह रहा है मैं गिनती करता हूँ नॉट नल वैल्यूज की, किस कॉलम में, जिस कॉलम का नाम मुझे बताओगे। हमने कहा अच्छा करके दिखाना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या बता रहा है 8, एक तो नल है वहां पर, है ना। अच्छा मैंने इससे कहा ये बताना सैलरी में कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं, तो सैलरी में कितनी आनी चाहिए फिर अब, है ना। तो काउंट फंक्शन किसी एक कॉलम में नॉट नल वैल्यूज की काउंटिंग करके आपको बताता है। ठीक है, अब सर हमें ये बताओ कि सम ऑफ सैलरी
साथ ही साथ सैलरी कितने लोगों को दी गई है ये भी बता दो। तो कॉमा काउंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आपका जो सम आया है ना, ये सम 9 लोगों की सैलरी पर खर्च हुआ है। अब एवरेज अपने आप निकाल लो। अपने आप निकालने की बजाय आप चाहो तो उसका एक एग्रीगेट फंक्शन है वो भी यूज कर सकते। अब मैं इनके नाम बदल नहीं रहा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। काउंट हो गया और साथ में एवरेज। एवरेज नाम का एक फंक्शन होता है, कॉलम का नाम दे दो, अपने आप एवरेज निकाल कर आपको दिखा देगा। तो अब ये रिपोर्ट छोटी सी बनकर आई कि आपका डेटा में खर्चा हो रहा है इतना, 9 एम्प्लॉय को सैलरी आप दे रहे हैं और एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 36,000 समथिंग आपकी पड़ रही है। नॉट नल को काउंट नहीं, आपने जिसकी सैलरी का सम कराया है वहां पर वो काउंट हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है सैलरी कॉलम में तो गिवन है, ये यहाँ पर तो गिवन नहीं है। तो गिनती जब हुई होगी तो इसकी भी हुई होगी, ये सब सम आए, ये भी सम में आया होगा, है ना। अब हमने सम निकाल लिया, मिनिमम मैक्सिमम निकाल के दिखाना, तब सबसे कम सैलरी और सबसे ज्यादा सैलरी क्या क्या थी। तो मिन फंक्शन है, मिन ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ऐसे ही आप मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी भी देख सकते। तो सबसे कम सैलरी 12,000 दी जा रही है आपके इन 9 एम्प्लॉय में से किसी को, किसको दी जा रही है वो नहीं पता अभी, है ना। सबसे कम सैलरी 12,000 है, किसको मिल रही है ये नहीं पता। और सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिल रही है 66,000 है, किसको ये नहीं पता। तो मिनिमम सैलरी मुझे मतलब पता चल गई, मैक्सिमम सैलरी पता चल गई, एवरेज पता चल गया कितने को सैलरी मिल रही है, और टोटल सम कितना आ रहा है। एक आउटर बिल पर एक रिपोर्ट सैलरी की बनकर हमारी आ गई। अब तो डिपार्टमेंट वाइज यही रिपोर्ट बना कर दिखाओ, डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट का सैलरी का सम क्या है, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है, हर डिपार्टमेंट में मिनिमम मैक्सिमम क्या गई है, और अच्छी रिपोर्ट बनकर आ जाएगी। डेटा ये भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना, तो मैजिकल कॉन्सेप्ट लगता है ये, सिर्फ एक क्वेरी लिखनी है पूरी रिपोर्ट बनकर आ जाती है हमारी, ठीक है। एक्सेल से करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा इतना, अगर आपको क्वेरी आती है तो आप क्वेरी से बहुत फास्ट कर सकते हो इस काम के लिए, ठीक है। तो करके दिखाइए। तो सबसे पहले कोई एक काम करते हैं, उसके बाद ये सब कर लेंगे। सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या सेलेक्ट करना है, हमने कहा काउंटिंग सेलेक्ट करनी है, काउंटिंग सेलेक्ट करनी है। किसकी काउंटिंग सेलेक्ट करनी है, हमें सेलेक्ट करके बताओ। काउंटिंग किस कॉलम के बेस पर काउंटिंग निकालना चाहते हैं, हमने कहा एम्प्लॉय आईडी के बेस पर काउंटिंग कर, एम्प्लॉय आईडी कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज है उनकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। कहाँ से आएगी ये, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये काउंटिंग आपको कैसे करनी है, ग्रुप करके करनी है। तो काउंटिंग ग्रुप करके करनी है। अब वो ग्रुप किसके बेस पर बनाना है, ग्रुप बनाना है मुझे डिपार्टमेंट के बेस, जितने अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैं उनका एक ग्रुप बना लो, जिनके कोडिंग डिपार्टमेंट है उनका अलग ग्रुप बना लो। तो जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं डिपार्टमेंट कॉलम में उतने ग्रुप बना लो अलग अलग, और हर ग्रुप पर आप काउंटिंग चला दो, ऐसा हम कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम ईएमपी यहाँ लिखेंगे एक और हमारी क्लॉज, ग्रुप बाई, ग्रुप बनाना है, किसके द्वारा ग्रुप बनाना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ग्रुप बाई अपने आप क्या करेगा, डिपार्टमेंट कॉलम में जाकर यूनिक वैल्यूज को अलग करके ग्रुप बना बनाकर हर ग्रुप की काउंटिंग करके लाकर आपको दे देगा, ठीक। कहाँ गलत कर दिया मैंने, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, सर ये कह रहा है 1 3 5, समझने में थोड़ा कम आ रहा है, या कह सकते हैं नहीं आ रहा है। तो अब अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो ये रिजल्ट ये कह रहा है कि कोई एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक ही एम्प्लॉय है, नल वाला हो सकता है। कोई एक है जिसमें 3 है, और कोई एक ऐसा है जिसमें 5 एम्प्लॉय है। हमने कहा सर ये आपको पता है क्योंकि आपने डेटा बनाया है, अगर आपकी जगह कोई और इंसान इस क्वेरी को लिखने आता उसे क्या पता क्या कर रहे हैं। तो प्रॉपर लिखकर दिखाओ ना कि ये डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है।
तो आप सेलेक्ट कमांड से कहोगे, सेलेक्ट कमांड, आप काउंटिंग से पहले एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी दिखाएं। तो अब ग्रुपिंग में काउंटिंग की भी आएगी और काउंटिंग के साथ साथ डिपार्टमेंट भी आएगा। अब ठीक है, तो अब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नल, जिसका कोई अभी एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा एक ही एम्प्लॉय आपकी कंपनी में। अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले 3 एम्प्लॉय हैं और कोडिंग में काम करने वाले 5 एम्प्लॉय। अब आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो अब और ज्यादा जानते हैं, ये बताइए कि इनका टोटल खर्चा और एवरेज खर्चा क्या है। तो अब यहाँ पर हम कॉमा लगाकर सम सम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एम्प्लॉय सैलरी, ऐसे ही एवरेज मिनिमम मैक्सिमम आप निकाल लेना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय का खर्चा 96,000 है, कोडिंग डिपार्टमेंट के 5 एम्प्लॉय का खर्चा आपका 2,05,000 है। ऐसे ही आप एवरेज भी निकाल सकते हो, मिन मैक्स भी आप अपना निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब अगर इस रिजल्ट में मुझे फिल्टर लगाना पड़े, जैसे मुझे वो डिपार्टमेंट का यही रिजल्ट दिखाओ जिसमें कम से कम 2 एम्प्लॉय हो, 2 से कम एम्प्लॉय अगर किसी डिपार्टमेंट में हो तो मुझे उसका ये रिजल्ट नहीं देखना कि उस पर कितना खर्चा आता है। 2 से ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे वो रिजल्ट अब देखना है। कैसे लगाओगे, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले ग्रुप बाई से अपने डेटा की ग्रुपिंग करके एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेयर नहीं चलता। वेयर किसके साथ चलता है, वेयर चलता है जो आपकी टेबल थी, टेबल के साथ अगर आप कुछ फिल्टर करना चाहते हैं तो। लेकिन एक बार अगर आपका कोई रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट पे, स्पेशली वो रिजल्ट ग्रुप बाई से आया है, उस रिजल्ट पे फिल्टर लगाना है तो उसके लिए हैविंग क्लॉज होती है, HAVING, हैविंग क्लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, क्योंकि दोनों ही कंडीशन लगाने का काम करते हैं। आंसर है कि वेयर क्लॉज हमारी टेबल के साथ काम करती है, हैविंग क्लॉज ग्रुप बाई के रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए काम करती है। कैसे, सामने देखो। अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा, अब ये क्वेरी थोड़ी लेंथी होने वाली है तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सेमीकोलन हटाकर आगे लिखा। अब ये लिखेंगे हैविंग, हैविंग, हैविंग के आगे अब आप क्या लिखेंगे और वेयर के साथ आप क्या लिखते थे उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो वेयर के साथ हम लिखते थे कॉलम का नाम, हैविंग के साथ आप क्या लिखते हैं, वो कॉलम या वो एग्रीगेट ऑपरेशन जो आपने सेलेक्ट करें। आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है, 3 चीजें, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो हैविंग के आगे इन्हीं तीनों में से किसी का यूज किया जा सकता है, तीनों का कर लो, 2 का कर लो, लेकिन आप हैविंग के आगे टेबल के एक्चुअल कॉलम का नाम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हैविंग रिजल्ट को फिल्टर करता है, रिजल्ट में क्या आया है वो आपको हैविंग के आगे बताना होगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पर फिल्टर करना चाहता हूँ किसको, आपने कहा कि जहां पर काउंट ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो, तो बताओ हैविंग के आगे मैं क्या लिखूं, हैविंग काउंट ऑफ employee underscore ID is greater than or equal to। अब जो रिजल्ट आएगा वो पहले ग्रुप बाई से जनरेट होगा, उस ग्रुप बाई पे फिल्टर होगा हैविंग के थ्रू, फिर फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो मुझे दिखाया जाएगा। तो हैविंग के साथ आप इनमें से ही या जो जो आपने सेलेक्ट के आगे लिखा था उन्हीं का यूज कर सकते हैं, अपने टेबल के कॉलम का नाम यहाँ पे यूज करेंगे तो एरर हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पता था, सेलेक्ट कमांड लिखते समय ही पता था कि मुझे इस पर आगे जाके क्या करना होगा, हैविंग क्लॉज लगानी होगी, तो आप अच्छा रहता अगर इसका एक छोटा नाम दे देते, एज काउंट। ठीक है, फायदा क्या होगा, हमने कहा फायदा ये होगा, आगे अब मैं हैविंग लगाऊंगा तो हैविंग के आगे सिर्फ वही नाम लिखूंगा ना, काउंट, क्योंकि मैंने इसको क्या नाम दे दिया है, काउंट।
अब पूरी क्वेरी में आगे अगर इसका कभी यूज करूंगा तो काउंट ही तो यूज करूंगा। याद करो, जब किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, इंपोर्ट रैंडम एज आर, तो आगे के प्रोग्राम में आर डॉट करके तो यूज करते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है, वही तो एलियास है यहाँ पर, ठीक है। तो हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लिखना थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, थोड़ा आसान हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ग्रुप करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी है ग्रुप बाई के साथ हैविंग, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े काम चुटकियों में हमारे हो जाते हैं। बहुत बड़े डेटा के साथ अगर आपने कोई एक रिपोर्ट जनरेट करनी है आउटर लेवल पर, तो क्विकली एक कमांड लिखने से, एक क्वेरी लिखने से आपकी जनरेट होकर आ जाती है। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है क्लास में कि क्या हैविंग को यूज करने के लिए ग्रुप बाई का होना जरूरी है? क्या हम डायरेक्ट टेबल के साथ हैविंग का यूज कर सकते हैं? लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी हैविंग एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। चलना होगा तो यहाँ पे चल जाएगा। अच्छा चलो पहले इसको चला के देख लेते हैं, ये चल रही नहीं चल रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हैविंग क्लॉज चल रही है बिना ग्रुप बाई के, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हैविंग लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुप बाई लगाना होगा। लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू, अगर आपने ग्रुप बाई लगाना है और उसको फिल्टर करना है तो हैविंग ही लगाना है, फिर वहां वेयर नहीं चलेगा, है ना। अब जो दूसरा क्वेश्चन इनका था उसको लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर मैं एग्रीगेट ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करके। हाँ बोलिए। सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इस वाले सिचुएशन में हैविंग और वेयर दोनों सेम हो गए, लेकिन हैविंग और वेयर का डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब आप क्या लेकर चलेंगे साथ में, ग्रुप। तो एसक्यूएल में ऐसे कई सिंटैक्स हैं जिनका सेम रिजल्ट आएगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, हमेशा नहीं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी हैविंग, अब इसमें क्या लगा सकते हैं, मान लो यही लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर अननोन कॉलम एम्प्लॉय सैलरी इन हैविंग क्लॉज। तो अब हैविंग क्लॉज में आपने जो भी यहाँ पर कॉलम लिखा है ये वो होना चाहिए जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप एस्टेरिक लिख रहे थे, दैट मींस आपने सारे कॉलम सेलेक्ट करे हैं, इसलिए यहाँ पर ये चल गया आपका। लेकिन इस बार आपने सिर्फ क्या सेलेक्ट करा था, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पर हैविंग के आगे कुछ लिखना है तो वो सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। क्लियर? तो हैविंग के लिए ग्रुप बाई होना जरूरी नहीं है, लेकिन हैविंग के साथ जो आप कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन उन्हीं के साथ लगेगी जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ना कि एक्चुअल टेबल के साथ आपकी लगेगी। ठीक, चलो। तो ये हमारा कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा डेटा बनकर आ गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, वापस आते हैं होल डेटा पर हम आ गए। अब सर कुछ मैनिपुलेशन की बात करते हैं। मैनिपुलेशन वाला होता है बदलाव, टेबल के डेटा में बदलाव, ना कि टेबल की स्कीमा में बदलाव। तो हम जब बोलते हैं कि हमें टेबल पर मैनिपुलेट करना है, जैसे कहते हैं ना ये बात आप मैनिपुलेट करके बता रहे हैं, थी कुछ बताई कुछ आपने, बदलना। तो हम क्या चाहते हैं, टेबल के डेटा पर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि सबसे पहले तो सर इसका डिपार्टमेंट असाइन कर दो। कैसे करोगे, इंसर्ट कमांड से तो नहीं होगा, क्योंकि इंसर्ट कमांड से तो नई रो इंसर्ट होती है। तो एक अलग कमांड आती है जिसका नाम है अपडेट। तो अपडेट कमांड का काम होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना। कितने रिकॉर्ड अपडेट होंगे डिपेंड करेगा अपडेट क्वेरी आप कैसे लिखते हैं। तो मैं लिखा यहाँ पर अपडेट। अपडेट क्या करना चाहते हो, अपडेट टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, ईएमपी टेबल अपडेट करनी है, अपडेट ईएमपी। उसके बाद किस कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है उस कॉलम को सेट के साथ लिखेंगे। सेट, किस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की वैल्यू सेट करनी है। क्या वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू असाइन करो कॉलम के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया अकाउंट। अब ध्यान से, ये सिंबल इस बार असाइन करने वाला काम कर रहा है, क्योंकि अभी वेयर कहीं नहीं आया।
है ना। अब ये बताओ कि अगर मैं अभी एंटर कर दूं, जो कि करना नहीं है हमें, है ना, अगर मैं अभी एंटर कर दूं तो अपडेट कमांड को, ये बात मैंने कहाँ बताई कि डिपार्टमेंट की वैल्यू अकाउंट्स उस जगह करना जहां पर डिपार्टमेंट पहले से क्या हो, नल। तो अभी तो ये कमांड फिर क्या करेगी, इस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं सबका डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, अकाउंट। हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें अपडेट करते समय भी रिकॉर्ड को फिल्टर करने की जरूरत पड़ रही है। रिकॉर्ड को फिल्टर करने की जरूरत सिर्फ सेलेक्ट करते समय ही नहीं होती, रिकॉर्ड को अपडेट करते समय भी होती है, ताकि हम सारे रिकॉर्ड पर मैनिपुलेशन नहीं करना चाहते, स्पेसिफिक रिकॉर्ड पर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर से वेयर, वेयर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज, जहां पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नल है वहां पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की वैल्यू सेट कर दीजिए अकाउंट। वन चेंज हुआ, लिखकर आ गया। अब अगर मैं सेलेक्ट कमांड चला कर देखूंगा तो ये हमारा सही है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जिनकी सैलरी हमारी, ये सबकी सैलरी 5% बढ़ा दो, तो मैं किसी कॉलम पर अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहता हूँ, है ना, तो कैसे करेंगे, सबकी सैलरी 5% बढ़ा दो। तो अब मैं लिखूंगा अपडेट ईएमपी सेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, अब एम्प्लॉय सैलरी कितनी होनी चाहिए, जिसकी जितनी है उसका 5% निकालो। तो जिसकी जितनी है उसका 5% का अर्थमेटिक लॉजिक क्या होगा, एम्प्लॉय सैलरी इंटू 5/100, या इसी बात को मैं ऐसे कर सकता हूँ 0.05। 5/100 का मतलब 0.05 ही तो होगा हमारा, 0.5 थोड़ा ना होगा, 0.5 तो 50% हो जाएगा, 0.05। तो सर इससे क्या होगा, ध्यान से सोचो, ये सैलरी कॉलम में हर रो में क्या सेट करके आ जाएगा, उस कॉलम की वैल्यू का 5%। हमने कहा 5% नहीं सेट करना है, 5% बढ़ा के सेट करना है। तो बढ़ाओ तो अब इसे, तो इसमें प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, एम्प्लॉय की सैलरी जो चल रही है वो प्लस कर दो। वेयर, हमने वेयर नहीं, सबको कर दो, ये काम हर रो के लिए कर दो। 9 रो में चेंज हो गया, सबकी सैलरी 5% बढ़ गई, 30,000 वाले की 31,500 हो गई, इसकी ये हो गई। तो अगर आपकी कंपनी में हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सबका इंक्रीमेंट 5% करना है, एक बार लिखनी होगा सबका इंक्रीमेंट 5%। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, दिवाली बोनस देना तो समझ में आता है, लेकिन इंक्रीमेंट जनरली जब होता है तो हर किसी की अलग अलग परफॉर्मेंस है, सबका अपना अलग अलग होता है, और जरूरी नहीं है सबका एक टाइम पर होता है, सबका अलग अलग टाइम पर हो सकता है। तो इस बार अब मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, जिसका एम्प्लॉय आईडी है 300। इसकी सैलरी बेचारी की वैसे ही बहुत कम है, 12,000। तो इसकी सैलरी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी सैलरी हम करते हैं सीधा 25,000, परसेंटेज छोड़ो, सीधा इसकी सैलरी कर दो 25,000। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपडेट ईएमपी सेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 25,000। अगर ऐसा करके एंटर कर दिया तो अभी क्या होगा, सबकी हो जाएगी, क्या लगाना पड़ेगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। वेयर एम्प्लॉय और साइट के बीच में एक स्पेस लगाना था, क्योंकि कॉलम अलग है और ये हमारा साइट कीवर्ड अलग है। तो जिसकी सैलरी हमें बदलनी थी वो सैलरी हमारे यहाँ पर बदल चुकी है। ठीक, अब जरूरी है कि हमारा अपडेट कमांड से, अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बताओ अपडेट कमांड से कितने नंबर, कितने रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, तो एक आंसर बताओ कहां से कहां तक होगा, 0 to n। एन मतलब सारे, 0 मतलब हो सकता है कोई भी अपडेट ना हो, क्योंकि आपने जो वेयर लगाया है वो किसी रो में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए
ये जो हमारा एम्प्लॉय था जिसकी सैलरी 15,000 है, 301 वाला, इसने रिजाइन डाल दिया। अब ये हमारा यहाँ पे क्या चाहता है, दूसरी जगह जाना चाहता है, तो क्या करें इसको। अब ये जहां जा रहा है जाने दो, लेकिन हमें अपने डेटाबेस की टेबल में नहीं रखना है। तो अब अभी तक हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा है जिससे कि हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर पाए। अगर मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है तो अल्टर कमांड से ड्रॉप लगाकर हम ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉलम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, कॉलम गया। हम कॉलम डिलीट नहीं करना चाहते, हम एक रो डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिलीट नाम से कमांड, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। गलती से भी अगर मैंने एंटर कर दिया तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने नहीं बताया कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना। तो वेयर यहाँ पर हमें लगाना होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्या था हमारा 30। अब ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो, 300,301 वाला डिलीट। तो सेम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिलीट कमांड से एक साथ कितने रिकॉर्ड डिलीट हो सकते हैं, सेम आंसर देंगे 0 to n। हो सकता है आपने जो वेयर बताया उससे कोई रिकॉर्ड मैच नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। हो सकता है कोई एक ही रिकॉर्ड मैच हुआ, हो सकता है एक से ज्यादा होगा, हो सकता है सारे हो गए हमारे। हाँ जी, हाँ हाँ, आप कंडीशन वेयर के साथ एक ज्यादा लिख सकते हैं। आप कंडीशन वेयर के साथ और एक से ज्यादा जब लिखते हैं तो वही एंड या और का यूज अपना करते हैं। ठीक है, तो अब आपको अल्टर कमांड आ गई, टेबल बनानी आ गई, उसके बाद आपको सेलेक्ट कमांड चलानी आ गई, डिलीट आ गई आपकी, अपडेट कमांड हो गई। तो जनरली जो कमांड हमें यूज करनी है एसक्यूएल के अंदर, ये सारी कमांड्स हमारे यहाँ पर आ गई। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि अगर हमने कोई भी क्वेरी चला दी और हमें लगे गलती हो गई, तो वापस कैसे होगी वो। कोई भी क्वेरी का जो रिजल्ट है, अगर हम उसे अंडू करना चाहते हैं तो क्या कोई कॉन्सेप्ट है। तो बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल के एडिटर पे जब भी कोई क्वेरी चलती है तो वो परमानेंट हो जाती है, आप उसे अंडू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले से ही ऐसा अंदाजा था कि जो मैं कर रहा हूँ जस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये अभी हम परमानेंट नहीं चाहते, हमें लगेगा सब कुछ ठीक है तो परमानेंट कर देंगे, नहीं तो हम इसे वापस करना चाहेंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो आप अपनी क्वेरी को क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेरी आपने लिखी है वो आपकी रोल बैक हो जाती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, तो यहाँ पर लिखा हमने स्टार्ट ट्रांजैक्शन। हम अपनी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना सेव पॉइंट क्रिएट करेंगे। सेव पॉइंट का एक मार्कर है जो हम बताना चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट तक आपको रोल बैक करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्रिएट सेव पॉइंट, लेट अस सपोज एस। कहाँ गलत हुई, डायरेक्ट लिखेंगे सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम। ठीक है, क्रिएट नहीं लगाना। तो हमने अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी और ट्रांजैक्शन के अंदर सेव पॉइंट बनाया। अब इस सेव पॉइंट बनाने से पहले आपकी टेबल का क्या स्ट्रक्चर था, टेबल में क्या डेटा था, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा देख लेते हैं एक बार, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी है। अब आप क्या चाहते हो, अब हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी 10% इंक्रीज कर दी जाए, है ना। तो अब हमने लिख दिया अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी इंटू 0.1 प्लस एम्प्लॉय सैलरी। तो सबकी सैलरी 10% बढ़ गई होगी हमारी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सबकी सैलरी 10% बढ़ चुकी है, 34,650।
पहले थी 31,500। अब मैंने और क्वेरी चलानी, मैं चला सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, एक सेव पॉइंट और बनाया, लेट अस सपोज S2 नाम। अब इस बार मैंने यहाँ पर लिख दिया डिलीट फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो सारे एम्प्लॉय डिलीट हो गए। अब मेरे पास जो बचा वो ये रिकॉर्ड बचा। अब मुझे लगा गलती हो गई, अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है। तो अब आपसे पूछा जाएगा किस सेव पॉइंट तक आप सही थे। आप सबसे पहले वाले पोजीशन पर जाना चाहते हैं, जब आपने सेव पॉइंट एस बनाया था उस समय आपकी टेबल की जो कंडीशन थी वहां पर रोल बैक होना चाहते हैं, या फिर जिस समय आप सेव पॉइंट S2 बना रहे थे वहां पर आप थे तो वहां तक रोल बैक होना चाहते हैं। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोल बैक, रोल बैक टू किस सेव पॉइंट तक रोल बैक होना है। आपने कर दिया S2, तो S2 सेव पॉइंट बनाने से पहले आपकी टेबल जिस पोजीशन पे थी उस पोजीशन में ला दी जाएगी। जो डिलीट हुआ, इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, सब खत्म हो जाएगा। और S2 सेव पॉइंट जब बना था उस समय क्या टेबल थी वो हो जाएगी। और अगर आप लिख दोगे रोल बैक टू S, तो अब आपकी टेबल उस पॉइंट पर आ जाएगी जिस समय आपने S नाम का सेव पॉइंट बनाया था, यानी कि इनिशियल वाले पर पहुंच जाएंगे आप एकदम। तो इस तरह से बीच बीच में हम सेव पॉइंट अपने बनाते हुए चलते हैं, कि जरूरी नहीं है कि मुझे एकदम बिगिनिंग में जाना है। तो इसलिए एक सेव पॉइंट के अंदर आप 2-3 क्वेरी चलाओ और आगे क्वेरी के लिए फिर और सेव पॉइंट बना लो, ताकि आप इजीली रोल बैक कर पाए। मान लीजिए मैंने लिख दिया रोल बैक टू S, तो अब मैं एकदम स्टार्टिंग पहुंच गया, सारे रिकॉर्ड जो डिलीट होते वो आ जाएंगे, सबका इंक्रीमेंट आपने 1% कर दिया वो खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर फिर चला कर देखूं तो ये लो सारे आ गए, और जो इंक्रीमेंट हुआ था 34,650 ये फिर से वही बन गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि सर ये जो ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो जाए, अब जो भी हम करें वो हमारा परमानेंट होना चाहिए। तो क्या करते हैं इसमें, कमिट। तो कमिट कमांड क्या करती है, ट्रांजैक्शन को खत्म कर देती है, और जो भी अब आप आगे क्वेरी चलाएंगे वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगी, डेट मीन्स परमानेंट आपकी हो जाएगी। हाँ जी बताइए क्या पूछना। सेव पॉइंट एक टेम्परेरी कॉन्सेप्ट होगा जो परमानेंट नहीं होता। अगर आपने एडिटर एग्जिट कर दिया तो वो सेव पॉइंट आपके ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो आपको सेव पॉइंट बनाते समय गो थ्रू करना ही पड़ेगा, आपको पता ही होना चाहिए कि आपने कितने सेव पॉइंट, जैसे अभी आज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने कल कितनी टेबल बनाई थी, कितने डेटा बनाए थे, हमने शो करके देख लिया। सेव पॉइंट परमानेंट नहीं होते, जैसे ही आपका एडिटर खत्म होगा तब डिलीट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन खत्म, सेव पॉइंट खत्म, वो सेव नहीं होते, आप उसे दोबारा देख नहीं पाएंगे। तो लिखते समय आपको पता ही होना चाहिए कि आपने इतने सेव पॉइंट बना रखे। आप पूछो क्या पूछ रहे थे। नहीं, अगर आप एक बार सबसे पहले वाले सेव पॉइंट पर आ गए तो आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस काम को कर सकते हैं। हाँ बताएं। आएगा वो कहानी अभी आगे। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांजैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि आप जब भी कोई क्वेरी चलाते हैं, अब सोचा है कभी आपने कि जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे वहां पर बहुत चांस है, मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, दूसरे के में अभी क्रेडिट हुए नहीं, बीच में इंटरनेट फेल हो सकता है। दो अपडेट कमांड चलेंगी, एक अपडेट कमांड आपके में से माइनस करेगी और एक अपडेट कमांड उसके अकाउंट में प्लस करेगी। पहली वाली कमांड चल गई, दूसरी कमांड चलने से पहले कनेक्टिविटी फेल हो गई। अब आप क्या चाहोगे, रोल बैक करना चाहोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस काम को बैंक वाले जब करेंगे तो ट्रांजैक्शन क्वेरी के साथ करेंगे, करते हैं, तभी तो आपके खाते में पैसा वापस आ जाता है या उसके में चला जाता है। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, ट्रांजैक्शन रखा गया है। तो ट्रांजैक्शन की अगर हम बुकिश डेफिनेशन देखें तो बुकिश डेफिनेशन होती है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। काम की एक यूनिट क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन कहलाती है। और सिंपल टर्म में बोले तो ट्रांजैक्शन मतलब होता है सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्वेरी। जब आप एक से ज्यादा क्वेरी चलाते हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे 1,000 रुपए एक अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं दूसरे अकाउंट में, तो ये दो क्वेरी हैं लेकिन दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, एक से माइनस होगा और एक से प्लस होगा।
तो ये दोनों क्वेरी मिलकर जो दिखाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेरी। कोई एक वैल्यू अगर सैलरी में 5% का इंक्रीमेंट अगर किसी एक वैल्यू का वैल्यू तो नल वाली में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नल पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा, नल नल ही रहेगा, बाकी हो जाएगा। चल सकते